हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 इसमें टॉपिक पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। आज हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। आयरन के ऑक्साइड से हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है। और हमने पढ़ा है किसी भी मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उसकी स्मेल्टिंग कराते हैं। स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसी भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कराई जाती है। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देता है। तो आयरन ऑक्साइड की स्मेल्टिंग कराने के लिए हम ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शन किस तरीके से होगी, यही हमें पढ़ना है। आफ्टर कंसंट्रेशन मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड और ऑफ आयरन Fe2O3 Fe3O4 is subjected to calcination या roasting to remove water to decompose carbonate and to oxidize sulfide। आयरन की ओर की कंसंट्रेशन करने के बाद, कंसंट्रेशन मतलब उससे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के बाद जो हमारे पास आयरन ओर्स का मिक्सचर बच जाता है उसका हम कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग करते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है, आयरन ओर्स को हीट किया जाता है एयर की अब्सेंस में, जबकि रोस्टिंग प्रोसेस में आयरन ओर को हीट किया जाएगा एयर की प्रेजेंस में, और दोनों ही प्रोसेस में आयरन का ऑक्साइड हमें मिलता है। साथ ही साथ कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग प्रोसेस के दौरान आयरन की ओर्स का जो मिक्सचर है उससे वाटर भी रिमूव हो जाता है, और आयरन के ओर्स में जो कार्बोनेट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आपको पता है हमारे पास आयरन की अलग अलग ओर होती हैं, जैसे FeCO3 ये होती है साइड्राइट, हमारे पास Fe2O3 ये हिमेटाइट, या फिर Fe2O3.2H2O ये होती है लिमोनाइट। आयरन पायराइट इसका फॉर्मूला होता है FeS2। तो इन सभी की कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इनको सुटेबल जो आयरन ऑक्साइड है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। रिएक्शन कैसे कैसे होगी वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले अगर हम लें आयरन का कार्बोनेट यानी साइड्राइट FeCO3 को जब हम हीट करते हैं तो ये आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस रिलीज करता है। जो ये आयरन का ऑक्साइड बना FeO ये अनस्टेबल फॉर्म होती है, तो ये क्या करती है, ये FeO O2 के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बना लेता है, यानी आयरन का स्टेबल ऑक्साइड बना लेता है Fe2O3। ये आपको याद रखना, FeCO3 से Fe2O3 में निकला आयरन का ऑक्साइड। इसी तरीके से अगर हम आयरन की दूसरी ओर लें, जैसे कि Fe2O3.2H2O, यहाँ पर ये डॉट है, इसको अगर हम हीट करें ये क्या होता है यहाँ पर लिमोनाइट। तो ये भी हीट करने के बाद Fe2O3 से अलग और 2H2O अलग, यहाँ से वाटर इससे बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर भी हमें आयरन का ऑक्साइड क्या मिल रहा है, Fe2O3। इसी तरीके से हमारे पास है पायराइट, आयरन पायराइट FeS2। इसको अगर हम हीट करें 11 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो इससे हमें क्या मिलता है, Fe2O3 मिलेगा और साथ ही साथ SO2 मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, Fe2O3। अब जो ये आयरन का ऑक्साइड मिला इसकी कराएंगे हम स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस में, क्योंकि आपको पता है आयरन की कोई सी भी और हो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करने के बाद वो Fe2O3 ही बना रही है। तो अब स्मेल्टिंग किसकी होनी है, Fe2O3 की। आफ्टर दैट these are mixed with limestone and coke and fed into a blast furnace from its top in which the oxide is reduced to the metal। इसके बाद क्या होता है, जो Fe2O3 आया हमारे पास, आयरन का ऑक्साइड आया, इसको हम लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कोक यानी कार्बन, तो आयरन के ऑक्साइड को हम लाइमस्टोन और कोक के साथ मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं। और ब्लास्ट फर्नेस में जो हम डालेंगे इसको ऊपर से डालेंगे। ये मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस है, तो हम ये इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3 इसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलाकर, लाइमस्टोन के साथ मिलाकर और कोक के साथ मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से डालेंगे। ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से डालने के बाद जो इसमें आयरन का ऑक्साइड है ये रिड्यूस होकर आयरन बना लेता है, आयरन का ऑक्साइड रिड्यूस होकर मेटल बना देगा, आयरन बना देगा। इन द ब्लास्ट फर्नेस रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड टेक प्लेस एट डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, जो आयरन ऑक्साइड है उसका रिडक्शन होता है, और जो ये रिडक्शन प्रोसेस होता है ये अलग अलग टेम्परेचर पर होता है।
यानी जो अलग अलग टेम्परेचर की रेंज है उन पे रिएक्शन भी अलग अलग होगी। ए ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज ब्लोन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्नेस बाय बर्निंग कोक इन द लोअर पोर्शन टू गिव टेम्परेचर अप टू अबाउट 2200 केल्विन। और इस फर्नेस का जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसमें क्या किया जाता है, हॉट एयर को पास किया जाता है, बाहर से हॉट एयर को उसमें ब्लो किया जाता है, जिससे कि ब्लास्ट फर्नेस के लोअर पोर्शन में जो कोक है यानी कार्बन है वो जलने लगता है। और जो ये कोक जल रहा है इसी की वजह से ब्लास्ट फर्नेस के लोअर पार्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। ये हमारी ब्लास्ट फर्नेस है। ब्लास्ट फर्नेस के लोअर पार्ट से हम क्या करेंगे, इसमें हॉट एयर को ब्लो करेंगे, हॉट एयर को पहुंचाएंगे यहाँ से। जब हम इस बाहर से हॉट एयर को पहुंचाएंगे इस ब्लास्ट फर्नेस के नीचे से, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बन होगा, कोक होगा, वो यहाँ पर जलेगा। कोक के जलने के कारण इस ब्लास्ट फर्नेस के लोअर वाले पोर्शन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, लगभग 2200 केल्विन के करीब हो जाता है। किसके जलने के कारण, कार्बन के जलने के कारण। कार्बन क्यों जल रहा है, क्योंकि बाहर से हम हॉट एयर को पहुंचा रहे हैं, हॉट एयर को ब्लो कर रहे हैं इस ब्लास्ट फर्नेस में। तो इस तरीके से यहां पर ये रिएक्शन होगी। द बर्निंग ऑफ कोक देयरफॉर सप्लाई मोस्ट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस। तो ब्लास्ट फर्नेस के बॉटम वाले पार्ट में जो एक कोक जल रहा है, यही इस स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए जितनी ज़्यादा हीट चाहिए होती है उसको सप्लाई करने का काम भी यही करता है। यानी जो स्मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है उसमें जितनी ज़्यादा हीट हमें रिक्वायर्ड होगी, जितनी ज़्यादा हीट चाहिए होगी, वो कहाँ से मिलेगी, कोक के जलने से, कोक के बर्न होने से। द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीट मूव टू द अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस। अब कार्बन जला, कार्बन जलने के बाद उसने क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कार्बन के साथ रिएक्ट करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीट होती है ये फर्नेस के अपर पार्ट में चली जाती है। रिएक्शन मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, समझ आ जाएगा। हमें यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोक है। कोक हमने कहाँ से डाला, ये स्टेप बाय स्टेप मैं सबसे पहले ऊपर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस है इसमें अलग अलग पोर्शन होते हैं, अलग अलग पोर्शन का टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। ऊपर टेम्परेचर कम होगा, नीचे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें करते क्या हैं, ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से और डालते हैं, लाइमस्टोन और कोक का मिक्सचर डालते हैं। और हमारे पास क्या है, Fe2O3, इसमें हम कोक डालेंगे और लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से आयरन की ऑक्साइड प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन, इन तीनों का मिक्सचर इसमें डाला जा रहा है। पहला काम हो गया। दूसरा काम, जो कोक होता है वो ब्लास्ट फर्नेस के नीचे पहुंच जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ब्लैक कलर का, यहाँ से ये कोक है, धीरे धीरे नीचे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर जो नीचे कोक आ गया वो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है नीचे से, बाहर से। जो इसमें हम एयर और ऑक्सीजन का जो हॉट एयर है वो यहाँ पर ब्लो कर रहे हैं, उससे मिल जाएगी इसको ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कोक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पर बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये थोड़ी ऊपर मूव करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर मूव करेगी, यानी ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी इस टेम्परेचर रेंज में। कार्बन डाइऑक्साइड इस टेम्परेचर रेंज में यानी 900 से 1500 केल्विन के बीच में कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना समझ आ गया। अब यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड फिर ऊपर मूव करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर मूव करने के बाद यहां पर जो हमारी आयरन की ओर है, क्योंकि आयरन की ओर भी तो हमने डाली Fe2O3 या फिर Fe3O4, ये दोनों हम आयरन के ऑक्साइड यूज कर रहे हैं। तो अगर हमने Fe2O3 इसमें डाला है तो इस टेम्परेचर रेंज में 500 से 800 केल्विन के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 के साथ रिएक्ट करेगी और इसको रिड्यूस कर देगी Fe3O4 में और कार्बन डाइऑक्साइड में।
उसके बाद Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और FeO में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे भी CO2 गैस बाहर निकलेगी। यहाँ पर जो ये आयरन का ऑक्साइड बना, ये क्या होता है, ये आयरन का ऑक्साइड इस टेम्परेचर रेंज में जो बन रहा है ये थोड़ा नीचे की तरफ आएगा इतने टेम्परेचर रेंज में। इतने टेम्परेचर रेंज में ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और रिड्यूस हो जाएगा अल्टीमेटली आयरन में, और यही हमें प्राप्त करना था। एक बार फिर से पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर से आयरन की ओर प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन ऊपर से इसमें फेड किया। ऊपर से फेड करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, जो कोक है वो बॉटम पे के पार्ट में आ जाएगा, यानी जो ब्लास्ट फर्नेस का बॉटम पार्ट है उसमें कोक आ जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस के बॉटम पार्ट में जो कोक है वो बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहाँ पर देखिए जो कार्बन है यानी कोक है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड उसने बना लिया। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऊपर की तरफ मूव करेगी इतने टेम्परेचर रेंज में। इतने टेम्परेचर रेंज में क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर से कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगी। यानी कोक का काम क्या था, कोक का काम था कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाना, क्योंकि जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में एक्ट करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के ऑक्साइड को रिड्यूस करने का काम करेगा। अब जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड थी ये ऊपर जाएगी इतने टेम्परेचर रेंज में 500 से 800 केल्विन के बीच में। 500 से 800 केल्विन के बीच में क्या होगा, यहाँ पर जो Fe2O3 है, क्योंकि हम क्या डाल रहे हैं Fe2O3 आयरन की ये वाली और डाल रहे हैं हम। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बन गई ये ऊपर मूव करेगी इतने टेम्परेचर रेंज में। इतने टेम्परेचर रेंज में 500 से 800 केल्विन के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 के साथ एक्ट करेगी, आयरन ओर के साथ एक्ट करेगी। और ये क्या कर देगी, कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 को Fe3O4 में कन्वर्ट कर देगी और यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। फिर से Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फिर से रिएक्ट करेगा और FeO में कन्वर्ट हो जाएगा आयरन के अनस्टेबल ऑक्साइड में। यहां से भी CO2 गैस बाहर निकल गई। तो अभी हमें क्या मिल गया, आयरन का ये वाला ऑक्साइड FeO। फिर क्या होगा, 900 से 1500 केल्विन के बीच में जो ये FeO बना, यानी यहाँ से थोड़ा नीचे वाली रेंज में इस वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में क्या होगा, जो ये आयरन का ऑक्साइड बन गया ये फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो धीरे नीचे लगातार नीचे से सप्लाई की जा रही है। कार्बन लगातार जल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड लगातार बना रही है। तो जो ये हमारे पास आयरन का ऑक्साइड है FeO, ये फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और आयरन में रिड्यूस हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये काम हो रहा है। यहाँ पर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगी इस वाले रेंज में, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर गई, Fe2O3 को उसने Fe3O4 में कन्वर्ट किया, Fe3O4 को FeO में कन्वर्ट किया। फिर इस वाले टेम्परेचर रेंज में FeO को कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से Fe में कन्वर्ट कर देगी। तो अल्टीमेटली हमें आयरन की ओर से Fe2O3 से Fe मिल गया। जो यहाँ पर हमें Fe मिल गया ये होता है लिक्विड फॉर्म में। ये लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर नीचे आ जाता है नीचे की तरफ और यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है मोल्टन आयरन के रूप में। आयरन कहाँ पर इकट्ठा होगा, लिक्विड के फॉर्म में, नीचे आकर यहाँ पर इकट्ठा हो गया। मोल्टन आयरन यहाँ पर इकट्ठा हो गया, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ऊपर से हम कैल्शियम कार्बोनेट भी तो डालें लाइमस्टोन। तो 500 से 800 केल्विन के टेम्परेचर के बीच में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड का काम क्या है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी यहाँ पर लगभग कैल्शियम ऑक्साइड बन गया इतनी टेम्परेचर रेंज में। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये नीचे आता है। नीचे आने के बाद आयरन की ओर में जो SiO2 सिलिका की अशुद्धियाँ होती हैं, कैल्शियम ऑक्साइड नीचे आता है और आयरन की ओर में जो सिलिका की अशुद्धियाँ इम्प्योरिटी होती हैं SiO2 की, उसके साथ रिएक्ट करता है और स्लैग बना लेता है CaSiO3। यानी कैल्शियम ऑक्साइड का काम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का काम है आयरन के अंदर जो सिलिका की इम्प्योरिटी है उनके साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेना। और आपको पता है स्लैग को निकालना आसान होता है सिलिका के मुकाबले।
तो इतने टेम्परेचर रेंज में कैल्शियम ऑक्साइड ने सिलिका के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लिया। अब जो ये स्लैग बनता है ये मोल्टन स्लैग यहाँ पर आकर मोल्टन आयरन के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। अब मोल्टन स्लैग ऊपर, मोल्टन आयरन नीचे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्लैग होता है वो मोल्टन आयरन से हल्का होता है, लाइटर होता है। स्लैग क्या होता है? मोल्टन आयरन से हल्का होता है, इसलिए वो मोल्टन आयरन के ऊपर तैरता रहता है। तो यहां से हमने क्या किया, मोल्टन आयरन के ऊपर मोल्टन स्लैग तैर रहा है। मोल्टन आयरन को नीचे से हम इधर से निकाल लेंगे, स्लैग को ऊपर से निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, आयरन अलग हमारा और आयरन से स्लैग इम्प्योरिटीज अलग। इस तरीके से ये इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस मैं आपको पूरा बता चुका। एक बार फिर से यहाँ से आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले ये ब्लास्ट फर्नेस है हमारी। ब्लास्ट फर्नेस पे नीचे से हम हॉट एयर को डालते हैं इधर से, और इधर से हम क्या लगाते हैं, ये हमारा चैम्बर है जिसमें हमें मोल्टन आयरन को इकट्ठा करना है, इसके ऊपर स्लैग इकट्ठा करनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयरन की ओर कार्बन यानी कोक और कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन, इन तीनों का मिक्सचर ऊपर से इसमें डालते हैं। ऊपर से मिक्सचर जब हम डालेंगे तो ये जो कोक है ये नीचे पहुंच जाता है यहाँ पर। सबसे पहले सबसे नीचे ब्लास्ट के फर्नेस के बॉटम वाले पार्ट में जो कोक है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ऊपर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करती है, फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया यानी रिड्यूसिंग एजेंट हमारा बन गया। फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद जो आयरन का ऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करेगी और आयरन के ऑक्साइड को आयरन में रिड्यूस कर देगी। पहले तो ये क्या करती है, Fe3O4 में कन्वर्ट करती है। यहां पर समझाने के लिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। क्या हुआ, यहां पर आयरन के ओर को कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन में रिड्यूस कर रही है और CO2 गैस इससे बाहर निकल रही है। अब जो ये आयरन निकल गया लिक्विड फॉर्म में, ये हमारा नीचे पहुंच जाता है, इस वाले चैम्बर में पहुंच गया, मोल्टन आयरन हमारा होता है। और फिर क्या होगा, सबसे ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है ये नीचे आता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड नीचे आने के बाद स्लैग बनाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा SiO2 के साथ और CaSiO3 बनाएगा, स्लैग बनाएगा। ये स्लैग बनता है थोड़ा नीचे हाइयर टेम्परेचर रेंज में। अब जो ये स्लैग बना ये मोल्टन आयरन के ऊपर तैरता रहता है। तैरता क्यों है, स्लैग हल्का होता है, आयरन भारी होता है, तो स्लैग ऊपर तैरेगा, आयरन ऊपर, आयरन नीचे। आयरन को नीचे से निकाल लेंगे, स्लैग को ऊपर से, आयरन अलग स्लैग अलग। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गई, ये वाली रिएक्शन होगी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर जाएगी, आयरन की ओर के साथ रिएक्ट करेगी, उसको रिड्यूस कर देगी, आयरन अलग। फिर यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेगा, स्लैग अलग। तो इस तरीके से ये हम रिएक्शन करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। और इसमें आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ये गैसेस बन रही हैं ये वेस्ट के रूप में ऊपर से बाहर निकल जाती हैं, जो बची हुई गैसेस होती हैं। तो सिंपल फॉर्म में उस डायग्राम से मैंने आपको बता दिया, वो डायग्राम आप याद रख सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीट ऊपर पहुंच जाती है फर्नेस में। इन अपर पार्ट द टेम्परेचर इज लोअर एंड द आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एंड Fe3O4 कमिंग फ्रॉम द टॉप आर रिड्यूस टू इन स्टेप टू FeO। ऊपर वाले पार्ट में टेम्परेचर लोअर होता है, तो जो आयरन ऑक्साइड ऊपर से हम डाल रहे हैं वो रिड्यूस होकर उनका स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन होगा और वो FeO में कन्वर्ट हो जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर लोअर टेम्परेचर रेंज में उनका स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन हो रहा है और वो FeO में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद FeO से हम क्या करते हैं, आयरन को निकाल लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें जो याद रखने का पॉइंट है वो ये वाला, कौन से टेम्परेचर रेंज पे कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है। जो 500 से 800 केल्विन टेम्परेचर पर जो ये 3 रिएक्शन हो रही हैं ये आपको याद रखनी है, पूछी जाती हैं। तो 500 से 800 केल्विन टेम्परेचर पर जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पर दी गई है। Fe2O3 इज फर्स्ट रिड्यूस टू Fe3O4 एंड देन टू FeO। 500 से 800 केल्विन पर ये वाली रिएक्शन होगी। Fe2O3 को पहले Fe3O4 में रिड्यूस किया जाएगा, उसके बाद FeO में। Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी, Fe3O4 बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ये Fe3O4 बना ये फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी और यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाएगी FeO में।
आयरन में और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकल जाएगी। ये हुई Fe3O4 की बात। साथ ही साथ इसमें दूसरी रिएक्शन ये भी हो सकती है, Fe2O3 डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी और FeO में कन्वर्ट हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब जो ये FeO बना इसका फिर से रिडक्शन कराएंगे और Fe में ये कन्वर्ट कर लेंगे। तो एट इतने टेम्परेचर रेंज पे जो 3 रिएक्शन हो रही हैं ये आपको याद रखनी है। इस टेम्परेचर रेंज में क्या होगा, Fe2O3 से पहले Fe3O4 बनेगा, फिर Fe3O4 को रिड्यूस कर देंगे हम FeO में। Limestone is also decomposed to calcium oxide which removes silicate impurity of the ore as slag। साथ ही साथ इस टेम्परेचर रेंज में 500 से 800 केल्विन के बीच में लाइमस्टोन भी डिकम्पोज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, SiO2 के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेता है और सिलिकेट इम्प्योरिटी को बाहर निकाल देता है। कैसे होगा, CaCO3 डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ये बना लेगा बाद में स्लैग। द स्लैग इज इन मोल्टन स्टेट एंड सेपरेट आउट फ्रॉम आयरन। जो स्लैग होता है वो मोल्टन स्टेट में होता है और उसको आयरन से हम बाहर निकाल सकते हैं। बात करते हैं अब 900 से 1500 केल्विन के बीच में कौन सी रिएक्शन होगी। हायर टेम्परेचर रेंज इन द ब्लास्ट फर्नेस। जो 900 से 1500 केल्विन के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके रिड्यूस हो जाता है आयरन में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो ये 2 रिएक्शन होगी 900 से 1500 केल्विन टेम्परेचर के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर ये वाली रिएक्शन होगी। अब ये हो गया ब्लास्ट फर्नेस में किस तरीके से हम ये आयरन को बाहर निकालते हैं। ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब इसके हम कुछ थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। Thermodynamics helps us to understand how coke reduce the oxide and why this furnace is chosen। जो थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे हम ये पता लगा सकते हैं या फिर ये समझ सकते हैं कि जो कोक है वो किस तरीके से ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है और ब्लास्ट फर्नेस ही क्यों चूज की जाती है। वन ऑफ द मेन रिडक्शन स्टेप इन दिस प्रोसेस इन्वॉल्व रिएक्शन 6.27 गिवन बिलो। तो आयरन के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है वो यहाँ पर दी गई है। वो क्या है, आयरन का ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये कार्बन क्या कर देगा, इसको आयरन में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। यही तो मेन स्टेप होता है। आयरन का ऑक्साइड हम लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिससे ये रिड्यूसिंग एजेंट आयरन के ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट कर देता है। तो आयरन के स्मेल्टिंग प्रोसेस में ये मेन इक्वेशन है। दिस रिएक्शन कैन बी सीन एज ए रिएक्शन इन विच 2 सिंपलर रिएक्शन हैव कपल्ड। इस रिएक्शन को हम 2 सिंपल रिएक्शन की कपलिंग रिएक्शन के बेस पर देख सकते हैं। यानी ये रिएक्शन हमने कब लिखी होगी, ये रिएक्शन हमने लिखी होगी एक तो इसके रिडक्शन से प्लस इसके ऑक्सीडेशन से। इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। जब इन दोनों रिएक्शन को हम जोड़ देते हैं तो ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाती हैं। अब इसकी अलग अलग पार्ट देखें यहाँ पर। In one, the reduction of FeO is taking place and in the other carbon is being oxidized to carbon monoxide। तो पहली रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, दूसरी में कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए आयरन ऑक्साइड से आयरन बना, हाफ O2 बाहर निकली, कार्बन से हाफ O2 जुड़ी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकली। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर हम जोड़ दें, इस वाले रिएक्शन को और इस वाले रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें तो हाफ O2 से हाफ O2 गया, बचा क्या इधर, FeO प्लस कार्बन, FeO प्लस कार्बन। राइट हैंड साइड में Fe प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, Fe प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपने देखा ये जो 2 रिएक्शन हैं, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इन दोनों की जब हमने कपलिंग की, इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन ये वाली आई। तो इस रिएक्शन को हम इन 2 रिएक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। When both the reaction take place to yield the equation 6.27, the net Gibbs energy change become। जब इन दोनों रिएक्शन को जोड़कर हमारे पास ऊपर वाली रिएक्शन हमने लिखी, इन दोनों रिएक्शन को हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद ये वाली रिएक्शन आई, तो हमारे पास जो नेट गिब्स एनर्जी चेंज होगा वो क्या होगा। नेट गिब्स एनर्जी चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी गिब्स एनर्जी प्लस इसकी गिब्स एनर्जी प्लस कर देंगे। मान लीजिए इसकी गिब्स एनर्जी हमारे पास डेल्टा G1, इसकी है डेल्टा G2। तो इस वाले रिएक्शन की गिब्स एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2।
क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन है ये कब आई, जब इन दोनों रिएक्शन को हमने जोड़ा। इन दोनों रिएक्शन को हम जोड़ने के बाद ये वाली रिएक्शन हमारे पास आ रही है। तो इस वाले रिएक्शन की अगर हमें गिब्स एनर्जी निकालनी है तो क्या करेंगे, इसकी गिब्स एनर्जी और इसकी गिब्स एनर्जी को दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद इसकी गिब्स एनर्जी हमारे पास निकल जाएगी। यही यहां पर दिया गया है। नेचुरली द रिजल्टेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस व्हेन द राइट हैंड साइड इन इक्वेशन 6.30 इज नेगेटिव। अब जो ये हमारे पास रिएक्शन है, ये रिएक्शन कब होगी, कोई भी रिएक्शन कब होगी, जब डेल्टा जी इसका नेगेटिव होगा। अगर इस रिएक्शन की गिब्स एनर्जी नेगेटिव में होगी तभी तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी अपने आप होगी। अगर इसकी गिब्स एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी तब कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यही इसमें कहा गया है कि ये रिएक्शन कब होगी, जब इस रिएक्शन में डेल्टा जी रिएक्शन का नेगेटिव आ जाए। ठीक है, डेल्टा जी रिएक्शन का क्या आ जाए, नेगेटिव। इन डेल्टा जी वर्सेस टी प्लॉट रिप्रेजेंटिंग द चेंज Fe to FeO in figure 6.6 goes upward and that representing change carbon to carbon monoxide goes downward। हमने अलिंगम डायग्राम पढ़ा था। अलिंगम डायग्राम में क्या हो रहा था, इसका जो ग्राफ था कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका ग्राफ तो नीचे की तरफ आ रहा था, और ये इसका ग्राफ था आयरन से आयरन ऑक्साइड, इसका ग्राफ जा रहा था ऊपर की तरफ Fe से FeO। ये ग्राफ था कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरह ग्राफ था। उसमें ज़्यादातर ग्राफ तो ऊपर की तरफ जा रहे थे, बस कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड इसका जो ग्राफ था वो नीचे की तरफ आ रहा था। दे क्रॉस ईच अदर एट अबाउट 1073 केल्विन। और ये दोनों लाइन लगभग कौन सा टेम्परेचर पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, 1073 केल्विन पर। ये वाली लाइन कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये वाली लाइन अगर यहाँ पर क्रॉस कर रही है तो ये लगभग टेम्परेचर कितना, 1073 केल्विन। ये हमने देखा एलिंगम डायग्राम में, ये दोनों कहाँ पर क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, 1073 केल्विन के आसपास। द कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड लाइन इज बिलो द FeO line at temperature above 1073 Kelvin. The carbon to carbon monoxide line is below the FeO line। अगर हम 1073 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर की बात करें तो उसमें जो ये वाली लाइन है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड वाली लाइन है वो Fe से FeO लाइन से नीचे है। और मैंने क्या बताया था, एलिंगम डायग्राम में जो नीचे वाली लाइन है वो ऊपर वाली लाइन के क्या कर देती है, उसको रिड्यूस कर सकती है। यहाँ पर लगभग ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं 1073 केल्विन पर। ये डायग्राम मैं आपको यहाँ नीचे दिखा देता हूँ, नीचे दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन है हमारे पास, और ये जो ब्लू कलर से दी गई है ये वो दो वाली लाइन है हमारे पास, इन दोनों को हमें देखना है। ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाली लाइन और आयरन ऑक्साइड वाली लाइन ये एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं, और ये टेम्परेचर कितना है, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस यानी 1073 केल्विन। ये एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही हैं, 1073 केल्विन पर। यहाँ पर एक दूसरे को ये कट कर रही हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाला टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर के ऊपर 1073 केल्विन से आगे जो ये वाली लाइन है कार्बन मोनोऑक्साइड वाली लाइन, वो आयरन ऑक्साइड वाली लाइन से नीचे आ रही है, बिलो आ रही है। और मैंने ट्रिक क्या बताई थी पिछले टॉपिक में एलिंगम डायग्राम में, कि जो नीचे वाली लाइन होती है वो ऊपर वाली लाइन के मेटल को, ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकती है। यानी 1073 केल्विन से नीचे वाला जो टेम्परेचर है वहां पर कार्बन वहां पर जो कार्बन है 1073 केल्विन से नीचे वाला जो टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, उस पर कार्बन आयरन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1073 केल्विन से नीचे का जो टेम्परेचर है उसमें कार्बन की लाइन ऊपर है, ये वाली लाइन, और आयरन ऑक्साइड की लाइन नीचे है। और आपको पता है एलिंगम डायग्राम में ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन को रिड्यूस नहीं कर पाती। लेकिन 1073 केल्विन के ऊपर की अगर हम बात करें, इस पॉइंट के बाद की अगर हम बात करें, उसमें ये वाली लाइन नीचे, कार्बन वाली लाइन नीचे, आयरन ऑक्साइड वाली लाइन ऊपर आ रही है। तो 1073 केल्विन के बाद हमने देखा कार्बन आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। ये देख लिया हमने, समझ लिया।
तो 1073 केल्विन के ऊपर क्या कर सकता है, वो उसको रिड्यूस कर सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये कि 1073 केल्विन के बाद FeO की जो गिब्स एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है और इसकी कम हो जाती है। ज़्यादा होने का मतलब है माइनस में कम, लगभग माइनस के 100 मान लीजिए ये है इसकी रिएक्शन, और इसकी कितनी होगी मान लीजिए माइनस के 300। तो ज़्यादा कौन सी, ये वाली। इसको हम यहाँ पर समझेंगे। So above 1073 Kelvin in the range of temperature 900 to 1500 Kelvin, coke will reduce FeO and will itself be oxidized to carbon monoxide। तो 1073 केल्विन के अबाव यानी 900 से 1500 केल्विन के बीच में, ये जो 900 है ये आप कहेंगे 1073 केल्विन से नीचे है। जो ये 1073 केल्विन है ये अप्रोक्स में लिया गया है और ये भी अप्रोक्सीमेटली एक रेंज ली गई है। जरूरी नहीं कि 900 पे रिड्यूस कर दे, ये लगभग एक रेंज ली गई है। 10 लगभग जो रिड्यूस करता है वो 1073 केल्विन से ऊपर ही करता है। 1100 हो गया, 1200 हो गया, इस पर वो रिड्यूस करता है। तो ये बस एक रेंज ली गई है। लगभग 900 से 1500 केल्विन टेम्परेचर के बीच में जो कोक है, कार्बन है, वो आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है और अपने आप कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू फिगर 6.6। अब इसको हम फिगर 6.6 से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एट अबाउट 1673 केल्विन 1400 डिग्री सेल्सियस डेल्टा आर जी वैल्यू फॉर द रिएक्शन। 1673 केल्विन पर हमारे पास जो रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। वो वैल्यूज़ क्या क्या हैं? 1673 केल्विन पर आयरन ऑक्साइड आयरन में कन्वर्ट हो रहा है और O2 बना रहा है। इसकी गिब्स एनर्जी है प्लस के 341 किलोजूल पर मोल। इसको हमने पॉजिटिव में क्यों लिया? क्योंकि ये इसकी हमारे पास क्या थी, ये रिवर्स में थी। यहाँ पर देखिए हम क्या लेना है, 1673 केल्विन, ये वाला पॉइंट। हमें इस पॉइंट पर आयरन ऑक्साइड की गिब्स एनर्जी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस टेम्परेचर से एक सीधी लाइन खींचेंगे जो यहाँ पर ये ब्लैक कलर से दिखाई गई है। ये लाइन हमने यहाँ से सीधी खींची तो ये आयरन की इस ब्लू वाली लाइन को यहाँ पर कट कर रही है। फिर हम क्या करेंगे, इससे इधर को एक सीधी लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर गिब्स एनर्जी कितनी आ रही है, लगभग माइनस के 341 किलोजूल पर मोल। लेकिन जो ये हमारे पास गिब्स एनर्जी आई ये इस वाली रिएक्शन की आई, FeO2 के साथ रिएक्ट करके 2FeO बना रहा है, इस वाली की आई। लेकिन हमें गिब्स एनर्जी चाहिए, हमारे पास प्रोसेस तो उल्टा हो रहा है। FeO रिड्यूस हो रहा है Fe में और O2 यहाँ से बाहर निकाल रहा है। हमें चाहिए इसकी गिब्स एनर्जी, हमारे पास इस वाले की है। तो ये आप देख सकते हैं ये वाली जो रिएक्शन है ये इस रिएक्शन की उल्टी ही तो है। तो जब इस रिएक्शन को हमने उल्टा कर दिया तो इसकी वैल्यू को भी तो उल्टा करना पड़ेगा। इसके लिए अगर माइनस के 341 है तो इस वाले प्रोसेस के लिए प्लस के 341 हो जाएगी। तो यही हमने किया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आयरन का रिडक्शन, आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो इसकी वैल्यू है हमारे पास प्लस के 341 किलोजूल पर मोल। साथ ही साथ 1673 केल्विन पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। इतने टेम्परेचर पर इसकी जो रिएक्शन है गिब्स एनर्जी है वो माइनस के 447 किलोजूल पर मोल है। इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ये वाली लाइन है, इतने टेम्परेचर पर निकालनी है तो यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ पर ये कट करेगी, इधर से सीधी लाइन खींचेंगे तो ये कितनी आई, माइनस के 447 किलोजूल पर मोल। और आपको पता है कार्बन का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और हमें इस वाली रिएक्शन की तो चाहिए गिब्स एनर्जी, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन का तो ऑक्सीडेशन होना ही है। कार्बन इसको रिड्यूस करेगा तो अपना ऑक्सीडेशन करेगा और इसी की वैल्यू सेम टू सेम हमें यहाँ दी गई है तो इसको भी हम माइनस में ही लिखेंगे। इफ वी कैलकुलेट डेल्टा आर जी वैल्यू फॉर ओवरऑल रिएक्शन द वैल्यू विल बी माइनस की 53 किलोजूल पर मोल। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इसकी तो आई 341 किलोजूल पर मोल गिब्स एनर्जी, इस वाले की आई माइनस के कितनी, माइनस के 447। अब हमें क्या करना है, इन दोनों रिएक्शन को हमने ऐड किया था, ओवरऑल ये रिएक्शन आई थी। ओवरऑल रिएक्शन की अगर हमें गिब्स एनर्जी निकालनी है तो इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए प्लस के 341 माइनस के 447 इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आया, ये आएगी हमारे पास माइनस के 106 किलोजूल पर मोल। इतनी वैल्यू हमारे पास आएगी।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गिब्स एनर्जी आ रही है ओवरऑल रिएक्शन की वो माइनस में आ रही है। माइनस में आ रही है तो इस टेम्परेचर पर क्या हो सकता है, कार्बन आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। तो हमारे पास गिब्स एनर्जी कितनी आ रही है, माइनस के 106 किलो जूल पर मोल। लेकिन पीछे दी गई है माइनस के 53। वो क्यों, क्योंकि वहाँ पर 2 मोल की निकाली गई है। 1 मोल की अगर हम गिब्स एनर्जी निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस के 53 किलो जूल पर मोल। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए 2FeO से 2Fe बना प्लस O2 बना, गिब्स एनर्जी इसकी प्लस के 341। 2 कार्बन O2 इतने टेम्परेचर पर 1673 केल्विन पर इतनी गिब्स एनर्जी। जब इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया गया तो ये वाली रिएक्शन आई, इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा तो माइनस के 106 किलो जूल पर मोल आई। अब ये 2 मोल के लिए है 2FeO 2 कार्बन। अगर हम 1 मोल के निकाले FeO प्लस कार्बन तो क्या करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस की 53 किलो जूल पर मोल। वैल्यू फॉर ओवरऑल रिएक्शन माइनस के 53 किलो जूल पर मोल। ये कैसे आई, ये मैंने आपको यहाँ से समझा दिया। अब आप देख सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल है, देयरफॉर रिएक्शन बिकम फिजिबल। इन ए सिमिलर वे द रिडक्शन ऑफ Fe3O4 एंड Fe2O3 बाय कार्बन मोनोऑक्साइड एट रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर can be explained on the basis of lower lying point of intersection of their curve with the carbon monoxide carbon dioxide curve। इसी तरीके से लोअर टेम्परेचर रेंजेस पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा Fe3O4 Fe2O3 का जो रिडक्शन किया जाता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 कर्व जहां पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट के आधार पर देखेंगे कि हम कौन सी लाइन नीचे आ रही है, नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन को क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, या टेम्परेचर रेंजेस पे हम उनकी वैल्यूज निकालकर उनको देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिड्यूस करती भी है या नहीं करती। द आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस contains about 4% carbon and many impurities in smaller quantity. For example, sulfur, phosphorus, silicon, manganese. This is known as pig iron. अब जो हम ब्लास्ट फर्नेस से, ये हमारी ब्लास्ट फर्नेस थी, ब्लास्ट फर्नेस के नीचे हम जो ये आयरन निकाल रहे थे, ब्लास्ट फर्नेस से जो हम आयरन ऑब्टेन करते हैं वो कहलाता है पिग आयरन। और जो ये पिग आयरन होता है इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसमें 4% तो कार्बन होता है और सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज की इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब पिग आयरन को आप याद कैसे रखेंगे, इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, जो पिग आयरन होता है उसमें कार्बन 4% होता है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो हम आयरन निकाल रहे हैं वो पिग आयरन होता है, उसमें 4% कार्बन होती हैं और इन सब की अशुद्धियाँ होती हैं। इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेराइटी ऑफ शेप। पिग आयरन को हम अलग अलग शेप में मोल्ड कर सकते हैं, अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कास्ट आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन एंड इज मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। दूसरा आयरन होता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो होता है वो पिग आयरन से डिफरेंट होता है, और कास्ट आयरन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पिग आयरन को स्क्रैप आयरन और कोक के साथ मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के लिए हम हॉट एयर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रैप आयरन क्या है, स्क्रैप आयरन होता है जो अनयूज्ड आयरन होता है, यानी जिस आयरन पर कोरोजन लग जाता है, जंग लग जाता है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो आयरन पुराना हो चुका है, उसको कहेंगे स्क्रैप आयरन। तो हम क्या करेंगे, पिग आयरन को जब हम स्क्रैप आयरन और कोक के साथ मेल्ट करते हैं तो हम कास्ट आयरन बना लेते हैं। इट हैज़ स्लाइटली लोअर कार्बन कंटेंट अबाउट 3% एंड इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल। जो कास्ट आयरन होता है वो क्या होता है, कास्ट आयरन इसमें 3% कार्बन होता है, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ब्रिटल नेचर का होता है। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या पता चला, कास्ट आयरन में कार्बन कितना होगा, 3%, पिग आयरन में कार्बन 4%, कास्ट आयरन में कार्बन 3%। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फर्दर रिडक्शन, wrought iron or malleable iron is the purest form of commercial iron and is prepared from cast iron by oxidizing impurities in a reverberatory furnace lined with hematite। अब हमारे पास तीसरी आयरन की फॉर्म है रोट आयरन। रोट आयरन को हम मेलेबल आयरन के नाम से भी जानते हैं, और जो रोट आयरन होता है ये आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। रोस्ट आयरन कॉमर्शियल आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म होगी, सबसे प्योर होगा। और इसको प्रिपेयर करने के लिए, रोट आयरन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन को हम रिवर्बरेटरी फर्नेस में डालते हैं, और रिवर्बरेटरी फर्नेस जो होती है उसको हीमेटाइट से उसकी
वॉल्स बनाई जाती है, उसकी जो वॉल्स होती हैं उसके मान लीजिए ये रिवर्बरेटरी फर्नेस है, लाइन का मतलब होता है इसकी जो वॉल्स होगी उस पर हीमेटाइट होगी यहाँ पर। तो रोट आयरन किससे बनाई जा रही है? कास्ट आयरन से रिवर्बरेटरी फर्नेस में। द हेमेटाइट ऑक्सीडाइजेस कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। और रिवर्बरेटरी फर्नेस में क्या होता है? कास्ट आयरन में जो इंप्योरिटीज होती हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। हीमेटाइट क्या करता है? कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। क्योंकि आपको पता है जो कास्ट आयरन है उसमें 3% कार्बन होती है, तो हीमेटाइट क्या कर रहा है? रिवर्बरेटरी फर्नेस में जो कास्ट आयरन के अंदर 3% कार्बन की अशुद्धियां मौजूद हैं, इंप्योरिटीज मौजूद हैं, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। Fe2O3 कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। हीमेटाइट Fe2O3 क्या होता है? हीमेटाइट कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, जो कास्ट आयरन के अंदर कार्बन मौजूद है ये क्या कर देता है? Fe2O3 को Fe में कन्वर्ट कर, Fe2O3 Fe में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो हीमेटाइट ने यहां पर कार्बन को ऑक्सीडाइज किया और हमें क्या मिल गया? कास्ट आयरन से हमें मिल गया यहां पर ये रोट आयरन हमें यहां पर मिलता है। लाइमस्टोन इज एडेड एज ए फ्लक्स एंड सल्फर सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस आर ऑक्सीडाइज एंड पास इनटू द स्लैग। ये हम पढ़ चुके हैं। लाइमस्टोन इसमें ऐड किया जाता है फ्लक्स के रूप में। लाइमस्टोन क्या कर देता है? सल्फर सिलिकॉन और फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करके स्लैग में पास कर देता है, स्लैग बना लेता है। लाइमस्टोन कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड में डिकम्पोज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड फिर सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करके मैंने बता दिया आपको स्लैग बनाता है CaSiO3 और सल्फर और फॉस्फोरस को भी स्लैग में पास कर देता है। द मेटल इज रिमूव्ड एंड फ्रीड फ्रॉम द स्लैग बाय पासिंग थ्रू रोलर। उसके बाद जो मेटल होता है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? स्लैग से फ्री करने के लिए उसको रोलर से पास कराते हैं, स्लैग अलग मेटल अलग।